तो आज हमें न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है स्टैटिस्टिक्स का। तो इट इज कोरिलेशन। तो कोरिलेशन का मतलब क्या है? इट इज सिंपली द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि कैसे दो वेरिएबल्स आपस में रिलेट करते हैं। तो आपस में रिलेशन का मतलब क्या? जैसे एक वेरिएबल इंक्रीज होता है एंड दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होता है। अगर दोनों वेरिएबल क्या है, सेम डायरेक्शन में है, if both the variables are in same direction, then correlation is said to be positive. तो कोरिलेशन का काम क्या है? बेसिकली इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैलकुलेट करना। एंड वो भी क्या? डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, कि उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एंड उसका नंबर क्या है, कितना उसमें कोरिलेशन है। अगर दोनों वेरिएबल ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, देन कोरिलेशन इज सेड टू बी नेगेटिव। तो उस केस में कोरिलेशन क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। तो कोरिलेशन जो है, इसको हम डिनोट करते हैं बाय स्मॉल आर। स्मॉल आर। एंड ओवरऑल द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन लाइज फ्रॉम -1 टू +1। तो कोरिलेशन की वैल्यू -1 से +1 तक कुछ भी हो सकती है। बट अगर इस लिमिट से बाहर चली जाए तो दैट मीन समथिंग इज रॉन्ग, हमने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक की है। तो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, -1 से कम नहीं हो सकती। तो दिस इज द लिमिट फॉर कोरिलेशन। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर आपको ये बताना है कि उसमें कोरिलेशन कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया टेम्परेचर एंड सेल ऑफ आइसक्रीम। डे टेम्परेचर एंड सेल ऑफ आइसक्रीम, दोनों में कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? The positive. पॉजिटिव। बिकॉज हम कहते हैं व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस तो सेल ऑफ आइसक्रीम इंक्रीजेस। कि समर सीजन आ गया तो आइसक्रीम की सेल बढ़ जाती है, को रिलेशन इज पॉजिटिव। अगर हम ऐसा कहें टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए तो आइसक्रीम की सेल क्या होगी? टेम्परेचर डिक्रीज होने पे आइसक्रीम की सेल क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, कम होगी। डिक्रीज हो जाएगी। अब कोरिलेशन कैसा है? Negative. नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव दोनों। The positive. पॉजिटिव। बस यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। कुछ लोगों ने नेगेटिव बोला था, तो ध्यान रखना है सेम डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव। तो सेम डायरेक्शन अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। सो इट इज पॉजिटिव। सेकेंड एग्जाम्पल टेम्परेचर एंड सेल ऑफ वूलन क्लोथ्स, कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। 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 नो रिलेशन। नो Negative रिलेशन। relation. अंश का तो आंसर ही नो रिलेशन। हाँ, बाकी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। कोई है नेगेटिव वाला? Yes, sir. Negative सर relation. अगर ठंड मतलब टेम्परेचर लो है, मतलब जैसे ठंड में होती यस सर, रहती है तो नेगेटिव। पॉजिटिव होगा, नेगेटिव। अदरवाइज जैसे इस टाइम के बाद में तो नेगेटिव होगा। और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वुलन क्लोथ्स की सेल इंक्रीज होगी, तो नेगेटिव रिलेशन। यस। तो कुछ लोगों ने पॉजिटिव दिया, कुछ में नेगेटिव दिया। तो जिन लोगों ने बोला पॉजिटिव, मतलब वो लोग गर्मियों में वुलन क्लोथ्स खरीदते हैं क्योंकि सेल लगती है, डिस्काउंट मिलता है, ऐसा यही बात है। टेम्परेचर इंक्रीजेस देन वुलन क्लोथ्स की सेल डिक्रीज होती है। गर्मियों के अंदर हम स्वेटर परचेज नहीं करते, हम जैकेट परचेज नहीं करते हैं। तो रिलेशन कैसा है? नेगेटिव रिलेशन। और उल्टा भी करोगे कि टेम्परेचर कम हुआ तो सेल बढ़ जाएगी, तो भी रिलेशन कैसा है? नेगेटिव है। तो किसी भी एंगल से आप देखोगे आंसर तो आपका वही रहने वाला है। चलो ये हो गया। फिर नेक्स्ट आता है साइज ऑफ शूज एंड इंटेलिजेंसी। No relation. नो Negative. रिलेशन। नो रिलेशन। No relation. कुछ ने बोला नो, कुछ ने बोला नेगेटिव।
नेगेटिव किसने बताया? कुमकुम ने। सर नो रिलेशन होगा। नो रिलेशन। नो रिलेशन होगा। हाँ, relation. अगर अगर मान लो हमने बोल दिया नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब तो क्या कि अगर शूज का साइज बड़ा है, मतलब भगवान ने जिसको बड़े पैर दिए हैं तो उसका दिमाग छोटा होगा, इंटेलिजेंसी कम हो जाएगी। क्या ऐसा होता है? नो सर। नो। No, तो नो शूज सर। के साइज पे इंटेलिजेंसी कभी भी डिपेंड नहीं करती है, सो देयर इज नो कोरिलेशन। नेक्स्ट, एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ, कैसा कोरिलेशन है, पॉजिटिव या नेगेटिव? बताओ। सर नो रिलेशन होगा। No relation. इसमें हो हाँ, सकता है, no दोनों को No डिपेंड हो relation. सकता है। नो रिलेशन, काफी जने नो रिलेशन कह रहे हैं। कोई है पॉजिटिव वाला, कोई है कि पॉजिटिव रिलेशन? कोई नहीं पॉजिटिव। नो सर। नेगेटिव, नो नेगेटिव सर। वाला कोई? नेगेटिव भी नहीं है। सर पॉजिटिव तो हो सकता है ना, क्योंकि अगर एज ऑफ हस्बैंड अगर एज बढ़ेगा तो वाइफ का भी तो एज हम्म। बढ़ेगा, उसका चलो, रुकेगा थोड़ी। कुमकुम ने बोला पॉजिटिव और बाकी ने बोला नो रिलेशन। ठीक है, अब देखो प्रैक्टिकली जो अभी एग्जांपल लिया कुमकुम ने, वही बात हो रही है कि अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज हस्बैंड की एज 25 है, वाइफ की एज कितनी है? 23। तो आफ्टर 5 इयर्स हस्बैंड की एज कितनी होगी? 30। 30। थर्टी। वाइफ की एज कितनी होगी? वाइफ बोलेगी आई एम स्टिल 23, 28। मेरी एज नहीं बढ़ती है। वाइफ की तो एज सेम रहेगी, तभी तो हुआ नो कोरिलेशन, है ना? तो वो अलग बात है कि प्रैक्टिकली लड़कियां एज छुपाती है या वुमेन्स एज छुपाएगी, वो अलग चीज है। उसको यहाँ क्यों कंसिडर करना है हमें, है ना? तो प्रैक्टिकली तो एज बढ़ेगी, हस्बैंड की एज बढ़ेगी तो वाइफ की भी बढ़ेगी, दोनों सेम डायरेक्शन में है, रिलेशन इज पॉजिटिव। तो ऐसी गलतियां एग्जाम में हो जाती है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, चलो ये तो समझ आ गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हम ये कहते हैं कि अगर पॉजिटिव में एग्जैक्टली वन वैल्यू है, +1 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर -1 है तो क्या बोलेंगे? perfect परफेक्ट negative. नेगेटिव। परफेक्ट Perfect नेगेटिव negative कोरिलेशन। correlation. यस, परफेक्ट नेगेटिव। तो वो परफेक्ट नेगेटिव हो गया -1। अब अगर वैल्यू आ रही है 0.75 से 1 के बीच में कहीं पे, तो उसका मतलब कोरिलेशन कैसा है? ज्यादा है, हाई है। तो कोरिलेशन का जो लेवल है दैट इज हाई। सिमिलरली -0.75 से -1 मतलब कोरिलेशन की वैल्यू ज्यादा है। इससे थोड़ा और नीचे आते हैं, मतलब 0.25 से लेके 0.75, तो यहाँ पे क्या होता है? मॉडरेट, एक एवरेज लेवल ऑफ कोरिलेशन है। तो पॉजिटिव है तो मॉडरेट पॉजिटिव, या फिर वहां पे है तो मॉडरेट नेगेटिव। इससे और नीचे हम अगर चले जाते हैं तो 0 से लेके 0.25 के बीच में द कोरिलेशन इज नोन एज लो। तो इट विल बी लो पॉजिटिव या फिर लो नेगेटिव। एंड अगर वैल्यू 0 है, दैट मीन्स देयर इज नो कोरिलेशन और एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया? तो अगर मैंने बोला देयर आर टू हाँ केसेस, सर। फर्स्ट प्लेस पे क्या है? यहाँ पे कोरिलेशन 0.8 है, दूसरी तरफ -0.6 है। तो कौन सा कोरिलेशन ज्यादा है, 0.8 या -0.6? सर 0.8। 0.8 0.8. ज्यादा है। और अगर मैंने लिखा इधर 0.4 एंड -0.5, तो कौन सा कोरिलेशन ज्यादा है? सर 0.4। 4। 0.4 या 0.5? यस सर। सर 0.4। 0.4. पक्का? सबका आंसर सेम है क्या? अगर कोरिलेशन में देखे तो ज्यादा 0.5 आएगा। हाँ, समझ आया क्या गलती की है। तो देखो हमें प्लस कैसे सर? माइनस से मतलब नहीं है, तो यहाँ दो अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं। कैसे? नेगेटिव क्या शो करता है? इनवर्स रिलेशन। एंड 0.6 क्या दिखा रहा है? उसकी स्ट्रेंथ। ठीक है, तो 0.6 एंड 0.8 को आप कंपेयर कर रहे हो, साइन को भूल जाओ।
साइन तो क्या डिनोट करेगा, डायरेक्शन सेम है कि ऑपोजिट है। 0.8 0.6 0.8 ज्यादा है, 0.4 एंड 0.5 तो 0.5 ज्यादा है। ठीक है, तो अगर हमें स्ट्रेंथ की बात हो रही है तो आपको सिर्फ नंबर देखना है, ना कि उसका साइन। और डायरेक्शन देखना है तो उसके नंबर की जरूरत नहीं है, ओनली साइन से समझ आ जाएगा डायरेक्शन क्या है। चलो अब आता है एक और एग्जाम्पल। अब मैंने बोला कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ICI इंक्रीजेस, या हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ICI एंड इधर हो रहा है टिकट्स सोल्ड इन PVR, क्या रिलेशन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या लगता है? नो रिलेशन। नो रिलेशन। नो अगर ICI के, मैंने बोला ICI के स्टूडेंट बढ़ गए एंड PVR में भी टिकट ज्यादा सेल हो गए, अभी कोरिलेशन कैसा है? पॉजिटिव। 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 यस यस सर। सर। पॉजिटिव दिखने में तो दिख रहा है, क्या ये एक्चुअल में लगता है हमें पॉजिटिव होगा रिलेशन? नो सर। नो, है ना। दिखने नो में दिख सर। रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, लेकिन फिर भी हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि को रिलेशन इज पॉजिटिव, क्योंकि इन दोनों में आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। दोनों अलग अलग चीजें हैं कंप्लीटली, देयर इज नो कनेक्शन। दिखने में वो दोनों एक तरफ दिख रहे हैं, बट देयर इज नो कनेक्शन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पूरियस कोरिलेशन। स्पूरियस कोरिलेशन का मतलब हो गया कि दिखने में तो हमें दिख रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, बट एक्चुअल में देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब दोनों में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी स्टूडेंट ICI में रजिस्टर करेगा तो उसको मूवी टिकट फ्री मिलेगा। अगर ऐसा होता तो फिर हम कहते हैं हाँ को रिलेशन पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। बट अगर ऐसा तो नहीं है, दैट मीन्स दोनों में प्योरली कोई रिलेशन नहीं है। सो इट इज नोन एज स्पूरियस कोरिलेशन। स्पूरियस का मतलब एक तरह से कोरिलेशन नहीं है, दिखने में भले कुछ भी दिखता है। एज वेल एज डाउन जा रहा होगा जब भी ऐसे ही होगा। क्या? हाँ बिल्कुल, डाउन में भी सेम बात है। सो क्वेश्चन नंबर 1 बताओ, कोरिलेशन एनालिसिस एम्स एट। Option D. बी। ऑप्शन बी। बी। बी का मतलब है Option B. बोथ बी एंड सी। तो बी कह रहा है एस्टैब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, बिल्कुल सही है। एंड सी कह रहा है मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ रिलेशन, कि उसकी वैल्यू क्या है, तो वो भी सही है। तो करेक्ट आंसर इज डी, कि दोनों हम कैलकुलेट करते हैं। फिर आता है व्हाट इज स्पूरियस कोरिलेशन, अभी हमने पढ़ा। सी। Option C. It is a correlation between two variable having no causal नो relation, मतलब कोई भी cause and effect relationship नहीं है। Third, if the amount of change in one variable tends to bear a constant ratio of amount of change in other variable, कि एक में जितना चेंज हो रहा है वैसा की वैसा चेंज हमें दूसरे में दिख रहा है, देन कोरिलेशन कैसा लगता है, लीनियर या नॉन लीनियर? लीनियर। लीनियर। मतलब ग्राफ का एक कॉमन पैटर्न है बेसिकली, जब दोनों वेरिएबल में सिमिलर काइंड ऑफ चेंज आ रहा है तो ग्राफ कैसा बनता है, लीनियर। फोर्थ, अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स एंड परचेसिंग पावर ऑफ अ कॉमन मैन, तो कोरिलेशन कैसा होगा? Negative. Option B. नेगेटिव। नेगेटिव। अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स एंड परचेसिंग पावर, तो जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो उनके पास इनकम कम है, परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, सो रिलेशन इज नेगेटिव। 5, एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ्स, पॉजिटिव। Positive. positive relation. 6, insurance companies profit and the number of claims they have to pay. सर Negative. नेगेटिव। सर नेगेटिव। नेगेटिव। क्लेम ज्यादा आएंगे, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, सो नेगेटिव। 7, years of education and income, पॉजिटिव। No relation. No.
एजुकेशन अगर अच्छी होगी कुछ इंक्रीज भी होगी, बताओ। इनकम इज पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव। यस सर। तो ईयर ऑफ हाँ सर, हाँ एजुकेशन सर। का मतलब बेसिकली है कि हम कितना पढ़ रहे हैं। एक तो है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, एक है जिसने 5th क्लास तक पढ़ा, दूसरा उसने 10th क्लास तक पढ़ा, फिर किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया, किसी ने सीए कर लिया। तो जितना हम पढ़ रहे हैं उतना बेटर हमारी क्वालिफिकेशन है, तो उतने ज्यादा चांसेस है हमारी अर्निंग होने के। तो एक ही पर्सन जब अलग अलग लेवल पे होता है तो उसकी एजुकेशन से उसकी इनकम के लेवल इंक्रीज होते हैं। सो ईयर ऑफ एजुकेशन इंक्रीज, इनकम आल्सो इंक्रीज। इट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव रिलेशन। सो इसमें नो assumption लेना। रिलेशन। किसमें? नो सो किसमें? इसमें ऐसा नहीं था क्योंकि बिजनेसमैन तो ये ज्यादा नहीं होते हैं, एजुकेटेड नहीं होते, लेकिन उनकी इनकम तो ज्यादा होती है, तो इसमें ये क्यों नहीं मैं है, वेट ये कर कह रहा था सकते इसका, मैंने कहा कोई तो बोले ऐसा क्वेश्चन, कोई तो कोई आंसर करेगा ऐसा ना। अब देखो हमें कंपैरिजन एक पर्सन का खुद से करना है, दूसरे से कंपैरिजन नहीं होगा यहाँ पे। वही बिजनेसमैन, वही बिजनेसमैन अगर हैं। यस अंगूठा सर। छाप है, ठीक है, तो उसकी एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम है, बट अगर वही बिजनेसमैन थोड़ा और पढ़ ले तो क्या होगा? तो उसका दिमाग और तो बेटर उसके चलेगा, अच्छे और प्रॉफिट अच्छा होएगी। बिजनेस कर सकता है। उसने 12th पास कर लिया, थोड़ा और बेटर कर सकता है। अब उसने एमबीए कर लिया तो और बेटर कर सकता है। तो हमें उस बिजनेसमैन की खुद की परफॉर्मेंस को जज करना है अकॉर्डिंग टू हिज लेवल ऑफ एजुकेशन। तो वो बिजनेसमैन जैसे जैसे अपना एजुकेशन का लेवल बढ़ाएगा तो वो अपने बिजनेस को भी उतना ही ग्रो कर सकता है। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन एक पर्सन का दूसरे से नहीं कर सकते, बिकॉज हर पर्सन कि जो क्या बोलते हैं उसका बैकग्राउंड, कैपेबिलिटी फैमिली अलग अलग। का सब कुछ कैपेबिलिटी अलग अलग होता है, तो इसलिए वो तो कंपेरेबल नहीं है। तो एजुकेशन के लिए हमें खुद से ही कंपैरिजन करना। 8, सेल ऑफ वुलन क्लोथ्स एंड डे टेम्परेचर। अभी पढ़ा था हमने। नेगेटिव। नेगेटिव। सर। सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एंड टेम्परेचर। पॉजिटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव। प्राइस एंड डिमांड फॉर गुड्स इन द नॉर्मल टाइम्स। नेगेटिव। 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 अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बाय वेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। बाय का मतलब क्या होता है? टू। 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 और वेरिएट का मतलब वेरिएबल। वेरिएबल। तो बाय वेरिएट मतलब टू वेरिएबल। कहाँ पे? टेबल के अंदर। तो एक टेबल में एक साथ में जब दो वेरिएबल आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाय वेरिएट। तो बाय वेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। सो व्हेन डेटा आर कलेक्टेड फॉर टू वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली, तो एक साथ में जब दोनों वेरिएबल आ जाते हैं तो उस डेटा को हम कहते हैं बाय वेरिएट डेटा। एंड उस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं बाय वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर जॉइंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या टू वेव डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब इसके ऊपर एक टेबल आपको दे रखी है। इस टेबल में कितने वेरिएबल्स है? टू एक्स दो एक्स वेरिएबल कौन कौन से? दो है, एक्स एंड वाई। एक्स वाई। एक्स एंड वाई। एक्स का मतलब क्या है? मार्क्स इन अकाउंट्स। एक्स का मतलब है मार्क्स इन अकाउंट्स, एंड वाई का मतलब हो गया मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। तो दीज आर द टू वेरिएबल। एक वेरिएबल हुआ मार्क्स इन अकाउंट्स, दूसरा वेरिएबल है मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। अच्छा अभी बताओ, टेबल को देखना तो आता है, टेबल को पढ़ना तो आता है? यस सर। ठीक है। अब मुझे ऐसा बताओ कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके अकाउंट्स में मार्क्स 0 to 10 है? सो 5, फाइव 5। 12। काफी ने बोला 5, एक ने बोला 12। फाइनल आंसर? 8 है सर। 8। 0 to 10 12। चाहिए अकाउंट्स में। 12। 12। 12, 12। यस। तो देखो ये जो 5 है आपके, ये इनके मार्क्स 0 to 10 है, एंड इन 7 के भी तो अकाउंट्स में मार्क्स 0 to 10 है, क्योंकि हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। अभी हमें स्टैट्स को तो देखना ही नहीं है। तो 0 to 10 लाने वाले 5 + 7 दैट इज 12 स्टूडेंट्स अवेलेबल है।
तो इसलिए टेबल को हमें ढंग से पढ़ना आना चाहिए। अब ऐसे बताओ स्टूडेंट्स जिनके अकाउंट्स में मार्क्स 30 to 40 है। सर 6 6 6 सर इसके सामने लिखा है 6, तो बिल्कुल सही आंसर है। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनके स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स 10 to 20 है। 27 27 10 to 20 वाला कॉलम आपको चेक करना है और इसमें कितना हो गया 27। तो इस तरह से हमें क्या देखना होता है, टेबल को देखना है। अब इस पे क्वेश्चन क्या बनता है, इस पे क्वेश्चन बनता है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स। सेल्स का क्या मतलब है, सेल्स का मतलब वो प्लेस, वो बॉक्स जहां पर हम क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। वो प्लेस या वो बॉक्स जहां पर हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 5 7 डैश मतलब 0 3 10 1, ये जो सारी चीजें हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल्स। तो सेल्स का फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ, Number of rows into number of column. क्या बात, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये आपका फॉर्मूला। तो इस टेबल में बताओ कितनी रोज है, 12 रोज रोज रोज, सॉरी रोज 3 3 4 5, 4 sir. 4 ये 4 रोज टोटल है, भी ऐड करेंगे। 5 4 रोज। ये देखो टोटल वाला नहीं, 1 2 3 4, टोटल काउंट नहीं होता इसमें। तो 4 रोज एंड 3 कॉलम्स, सो 4 इंटू 3 12। ठीक है। अच्छा वो अलग बात है, कई बार बहुत जनों को कंफ्यूजन होता है रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं। तो रो इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, कॉलम इज वर्टिकल, वर्टिकल। ध्यान रखना है। रो मतलब हॉरिजॉन्टल, कॉलम इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल। रो और कॉलम में वही हम काउंट करेंगे जिसमें नंबर्स लिखे होंगे। हाँ बिल्कुल आप काउंट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आपको टेबल दिया है तो आप काउंट कर लो, सारे जहां भी मैंने टिक मारे इन सबको काउंट कर लो, क्या आ जाएगा 12। बट अगर क्वेश्चन आपको टेबल नहीं दे रहा है, क्वेश्चन तो कह रहा है एक टेबल में 5 रोज है एंड 6 कॉलम है, तो बताओ कितने सेल होंगे। 30 5 30. into 6 30, वो आपका आंसर डायरेक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बन गया आपका नंबर ऑफ सेल्स। सेकंड बनता है नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमेशा कितने होते हैं, जितने वेरिएबल उतने ही क्या बनेंगे, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो जैसे हमारे पास 2 वेरिएबल है, कौन कौन से, एक तो है मार्क्स X and Y। स्टैटिस्टिक्स एंड दूसरा है मार्क्स इन अकाउंट्स। तो एक टेबल आपकी बनेगी मार्क्स इन अकाउंट्स की, दूसरी टेबल आपकी बन जाएगी मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स की। जैसे हमने बोला मार्क्स इन अकाउंट्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। और इसके सामने हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी, कि 0 to 10 लाने वाले कितने लोग थे, 12, 10 to 20 वाले 14, फिर 18 एंड 6, टोटल बन गया आपका 50। ये आपका फर्स्ट वेरिएबल का टेबल बन गया। सिमिलरली सेकंड के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड इसके सामने फ्रीक्वेंसी 14, 27 एंड 9, टोटल इज 50। तो ये बन गया आपका सेकंड कॉलम। तो इस तरह से हो गए मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। सो देयर विल बी 2 मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन in case of bivariate frequency distribution। फिर तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में सेम ही होगा X and Y पे। नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन 2 होंगे। एक्स एंड वाई पे 2 अलग अलग टेबल बन गई, ये आपकी एक टेबल हो गई एक्स वाली एंड दूसरी वाली वाई की टेबल होगी। सर मैं इनके टोटल तो सेम ही होंगे ना 50 हाँ 50। टोटल विल बी सेम, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी ऑलवेज सेम 50 एंड 50, बिकॉज यहाँ भी आपका ग्रैंड टोटल कॉमन ही आएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नंबर
ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंडीशन कैसे लगती है अब वो देखते हैं। तो अगर ऐसे पूछा कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके अकाउंट्स में 0 to 10 है, उनके स्टैट्स में कितने मार्क्स? 0 to 20। तो उसके अंदर क्या होगा, अब एक सिंगल आंसर नहीं आएगा, पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। कैसे? तो मैंने बोला अकाउंट्स में कितने हैं 0 to 10, तो स्टैट्स में कितने हैं, तो हम बोलेंगे स्टैट्स में 0 to 10 वाले 5 स्टूडेंट्स, 10 to 20 वाले 7 स्टूडेंट्स, 20 से 30 वाले 0 स्टूडेंट्स। तो ये पूरी क्या बन गई, एक टेबल बन गई। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। तो ये एक कंडीशन। तो हमें ये बताना है ऐसी टोटल कितनी कंडीशंस बन सकती है। तो हम सेकंड कंडीशन क्या लिख सकते हैं कि अकाउंट्स में 10 से 20 है, तो स्टैटिस्टिक्स में कितने हैं। फिर सिमिलरली थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, और कोई कंडीशन बन सकती है क्या? यस सर। कौन सी? मार्क्स इन जैसे same हो स्टैटिस्टिक जाता है, stats में Yes. अगर है ऐसे तो उसके vertically। marks कितने हैं? अब वर्टिकल है। तो मार्क्स इन रिवर्स। स्टैटिस्टिक्स है आपके 0 to 10, तो अकाउंट्स में कितने हैं, फिर ये 6 एंड देन ये हो गया आपका 7। तो टोटल 7 क्या बन जाएंगे, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम? rows plus यस, नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स, दोनों को ऐड कर दो। तो 4 रोज 3 कॉलम, टोटल इज 7। तो 7 7। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11, बायवेरिएट डेटा आर द डेटा कलेक्टेड फॉर। ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी, 2 वेरिएबल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। 12 का क्या होगा? frequency table। सर ऑप्शन बी, p plus q। ऑप्शन बी या डी? सॉरी, सर डी 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 लास्ट बी वाला बी इनटू नंबर ऑफ सेल्स पूछा है, तो रोज इनटू कॉलम। यस सर। ऑप्शन नंबर डी। 13, sum of the cell frequencies in bivariate frequency table may be। क्या होना चाहिए? सर बी। बी। बी, बिकॉज सम फ्रीक्वेंसी कैन बी 0। क्या फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती? नहीं। नो, नहीं नॉट हो ऑल। तो नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ थिंग्स कैन नेवर बी नेगेटिव। 14 में पूछा है पी क्यू बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल है, नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने होंगे? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, दैट इज 2 2। जी। 15 कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, p plus q। पी प्लस क्यू, रोज प्लस Q। कॉलम। ऑप्शन डी। बी ऑप्शन। ओके, ये भी हो गया। तो कोरिलेशन देखा तो बड़ा इजी है, नहीं? इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। यस सर। स्कोर कर सकते हैं आराम से। चलो अब आता है रिग्रेशन हमारा, थोड़ा मुश्किल है। क्या कह रहे हो? रिग्रेशन सर मुश्किल है। रिग्रेशन मुश्किल है? रिग्रेशन ये मैंने बहुत लोगों से सुना है, रिग्रेशन मुश्किल लगता है। देखते हैं जब हम करेंगे तब कितना मुश्किल लगता है। इजी है, आप पढ़ाओगे तो और इजी हो जाएगा। यस सर, इजी है। इजी है ना? हाँ। फॉर्मूले ध्यान में। बस मेन फॉर्मुलेज ही, और कुछ भी नहीं। बस ये जो हमने यहाँ जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये कॉन्सेप्ट अगर आप एक एक करके याद रखते हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी है, यस फुल मार्क्स लाना बहुत आसान है। फुल नहीं तो एटलीस्ट 40 में से 35 तो कहीं भी नहीं जाएंगे, इतना आसान है स्टैटिस्टिक्स। 5 नंबर फिर भी हम कह सकते हैं कि कोई क्वेश्चन लेंदी हो गया, टफ हो गया, अलग बात है। बट 35 तो आप आंख बंद करके स्कोर कर सकते हो, अगर आपने थोड़ा भी प्रॉपरली ध्यान दिया है स्टैटिस्टिक्स में। ओके, स्कैटर डायग्राम। तो अब हमें क्या करना है, डायग्राम के बेसिस पे ये देखना है कि कोरिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो स्कैटर डायग्राम बेसिकली डायरेक्शन हमें बताएगा कोरिलेशन का। तो डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बताएगा, लेकिन हम इससे एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ ये बता देगा लीनियर है या कर्वीलीनियर है,
पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दैट्स इट। अब जैसे फर्स्ट डायग्राम पे आते हैं। फर्स्ट डायग्राम क्या कह रहा है कि जब एक्स एक्सिस पे डेटा इंक्रीज हो रहा है, वाई एक्सिस पे भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो दोनों क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो जब भी दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में होते हैं तो कर्व मूव होता है इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में लाइन कैसी बन रही है, थिक लाइन, मोटी लाइन बन रही है। तो मोटी लाइन बन रही है, दैट मींस वैल्यू पॉजिटिव तो है लेकिन परफेक्ट नहीं है, क्योंकि परफेक्ट होने के लिए लाइन थोड़ी पतली होनी चाहिए, बट लाइन मोटी बन रही है। सो हमने बोला को रिलेशन विल बी पॉजिटिव एंड वैल्यू विल लाई बिटवीन 0 to 1। तो 1 से 0 के बीच में वैल्यू लाई करेगी। ऑन द अदर हैंड जो आपका सेकेंड डायग्राम है, इसमें x में जितना चेंज आता है उतना ही चेंज y में आ रहा है, एक सर्टेन प्रपोर्शन, एक सर्टेन परसेंटेज फॉलो हो रहा है। तो एक बहुत पतली सी लाइन है, एक थिन लाइन बन रही है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, को रिलेशन इज परफेक्ट। और क्योंकि अपवर्ड स्लोपिंग है तो इट इज परफेक्ट पॉजिटिव को रिलेशन। तो वैल्यू ऑफ r विल बी इक्वल टू 1। उस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन आपको बोल देगा कि इफ the graph is from lower left to upper right, then correlation is positive or negative। तो यहाँ पे क्या है, lower left से upper right, so it is positive। थर्ड डायग्राम, थर्ड में देखो क्या हो रहा है, x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है बट y की वैल्यू डिक्रीज, x इंक्रीज एंड y डिक्रीज। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो जब वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो कर्व कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। नॉर्मल इकोनॉमिक्स का जनरल रूल है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हमारा ये बनता है। अब डाउनवर्ड में लाइन कैसी है, थिक लाइन है, मोटी लाइन है, तो कोरिलेशन विल बी नेगेटिव एंड वैल्यू लाई करेगी फ्रॉम -1 to 0। -1 से 0 के बीच में कुछ वैल्यू आ सकती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड x जितना इंक्रीज हो रहा है उसी परसेंटेज में y डिक्रीज हो रहा है। तो देयर इज अ थिन लाइन। तो इस थिन लाइन होने की वजह से क्या होगा, कोरिलेशन इज नेगेटिव एंड इट इज परफेक्टली नेगेटिव। उसकी वैल्यू होगी -1। देन फिफ्थ डायग्राम में क्या हो रहा है, x एंड y एकदम स्कैटर्ड है, x कहीं जा रहा है, y कहीं जा रहा है, इन सब के अंदर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो जब कोई पैटर्न नहीं है, दैट मीन्स देयर इज नो कोरिलेशन, वैल्यू ऑफ r विल बी 0। एंड जो हमारा सिक्स्थ केस है, सिक्स्थ में क्या है, इनिशियली x इंक्रीज हो रहा है, y भी इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। तो इनिशियली जब तक ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तब तक कोरिलेशन कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, बिकॉज दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। इस मैक्सिमम पॉइंट पे जाने के बाद x अभी भी इंक्रीज हो रहा है बट y की वैल्यू वापस डिक्रीज होना चालू हो गई। तो y यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो अभी कोरिलेशन कैसा हो गया, नेगेटिव। ये हो गया आपका कर्वी लीनियर, जिसमें दोनों आ जाते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो इकोनॉमिक्स में ऐसे बहुत सारे कर्व होते हैं जो कर्वी लीनियर है, जैसे आपका टोटल यूटिलिटी कर्व, इस तरह से ही कुछ बनता है। फिर कॉस्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे एवरेज कॉस्ट कर्व, फिक्स कॉस्ट कर्व, यू शेप के कर्व होते हैं, तो पहले डिक्रीज और फिर इंक्रीज। तो यूटिलिटी वाला सर, अभी आएगा कॉस्ट चैप्टर के अंदर जो हमने शुरू किया ना आज। Sixteen, when r is equal to 1, all the points in a scatter diagram would lie। कैसे lie करेंगे, Option B. straight line to directed sir, from B. lower। सर ए। A या सर B, ये होगा लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। Yes, हाँ, sir. लोअर लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, नीचे से Upper ऊपर की right. तरफ जाएगा, ऑप्शन ए। 17, if the plotted points in a scatter diagram lie from upper left to lower right। Negative. नेगेटिव ऊपर से नीचे आ रहा है इस बार, नेगेटिव। 18, scatter diagram is considered for measuring।
लीनियर रिलेशन या कर्वी लीनियर? सर सर both. A and B बोथ बोथ के लिए है Both, both A and B. 19. If the pattern of points or dots on the scatter diagram shows a linear path diagonally across the graph paper from bottom left hand corner to top right, क्या होगा? positive. Dots है तो maybe zero. तो जीरो जीरो क्या है? बॉटम लेफ्ट टू टॉप राइट, Positive. तो ये आपका बॉटम ठीक। लेफ्ट यहां से टॉप राइट पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका स्कैटर डायग्राम। अब आता है कोरिलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो इसके अंदर आते हैं मेनली हमारे सारे फॉर्मूलास। तो ये क्या कहना चाहता है, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन। एक तो ये बेस्ट मेथड है, लेकिन कब लगेगा? व्हेन द रिलेशनशिप इज लीनियर। तो कार्ल पियर्सन तभी लग सकता है जब एक लीनियर रिलेशनशिप हो, और कर्वी लीनियर होगा तो फिर ये काम नहीं आता। तो ये थ्योरी के लिए पॉइंट याद होना चाहिए। फिर पियर्सन कोफिशिएंट में बी डिफाइंड एज द रेशियो। अब इसकी डेफिनेशन कैसे है? इट इज अ रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है? एक वैल्यू न्यूमरेटर में होगी, दूसरी डिनोमिनेटर में होगी। तो किसका रेशियो है? कोवेरिएंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स। तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका? कोवेरिएंस ऑफ टू वेरिएबल्स, मतलब एक्स एंड वाई का कोवेरिएंस, टू द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसको कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब नीटा एक्स एंड नीटा वाई। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला फॉर कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो सबसे पहला फॉर्मूला है ये कार्ल पियर्सन का, कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ना बाकी फॉर्मूलेज नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी बस थोड़े से 2 पॉइंट और कर लेते हैं जो प्रॉपर्टी के हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अ यूनिट फ्री मेजर। इसके पीछे कोई यूनिट नहीं लगता है। जैसे एक्स हो सकता है हाइट इन सेंटीमीटर, वाई हो सकता है वेट इन किलोग्राम। तो जब हम एक्स वाई का कोरिलेशन निकाल रहे हैं तो उसके पीछे ना तो सेंटीमीटर होगा और ना ही किलोग्राम, कोई भी यूनिट नहीं लगता है। इट इज अ यूनिट फ्री मेजर। देन सेकंड क्या होगा? चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो देखो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमने क्या पढ़ा था? ओरिजिन का इफेक्ट होता है, स्केल का भी होता है। डिस्पर्शन में हमने क्या पढ़ा? ओरिजिन का नहीं होगा, स्केल का इफेक्ट होता है। स्केल का होगा। अब कोरिलेशन में क्या होगा? दोनों का ही इफेक्ट नहीं होगा, ना तो ओरिजिन का एंड ना ही स्केल का। एंड लास्ट से वैल्यू लाइज फ्रॉम -1 टू +1। तो -1 से +1 तक आर की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो टाइमर फिनिश होने वाला है, इसके आगे से हम कल करेंगे। तो यहां तक एक बार फास्ट रिकॉल कर लेना, रिवाइज कर लेना, इससे आगे हम कल कवर कर लेंगे। ओके तो आप PDF सेंड कर दीजिए। हाँ यस सर। ओके।